तो नदियों के दूसरे वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज के वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं दक्षिण भारत की नदियाँ। हमने डिस्कस कर लिया था, आज हम क्वेश्चंस देखने जा रहे हैं और बीच बीच में हम मैप के थ्रू भी पढ़ेंगे। तो इसमें कथन और कारण बताया गया है। पश्चिमी घाट की नदियाँ डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं। तो ये कथन बिल्कुल सही है। पश्चिमी घाट की नदियाँ जो हैं वो डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं, क्योंकि आप इस तरह से देख सकते हैं, एक सेकंड, क्योंकि वे छोटे मार्ग से तीव्र गति से कड़ी कठोर चट्टानों के ऊपर प्रवाहित होती हैं। उनका कारण यही सही है कि उनका जैसे पश्चिमी घाट की नदियाँ से हम इस तरह समझ सकते हैं। ये पश्चिमी घाट की नदियाँ जो हैं वो डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं, क्योंकि वो जो डेक्कन में होके बहती हैं तो वहाँ कड़ी कठोर चट्टानें पाई जाती हैं, तो उनके ऊपर से प्रवाहित होती हैं। तो ये मिट्टी का काट छाँट नहीं कर पाती हैं, मतलब मिट्टी को जैसे ले जाना होता है ना, तो वो नहीं ले जा पाती हैं। तो डेल्टा का निर्माण कहाँ से करेंगी, तो इसलिए। और वहीं दूसरी ओर जो गंगा रिवर सिस्टम है उसमें जो नदियाँ यहाँ से प्रवाहित होती हैं तो वो यहाँ से वो मिट्टी को ले जाती हैं और यहाँ डेल्टा का निर्माण कर लेती हैं। लेकिन जो नदियाँ पश्चिम भारत की हैं, डेक्कन वाली हैं, तो डेक्कन जो संरचना बनी है प्रायद्वीपीय भारत, तो वो कठोर चट्टानों से बना है, तो वहाँ से कटाव की प्रक्रिया नहीं हो पाती, तो डेल्टा का निर्माण भी नहीं हो पाता है। नेक्स्ट, प्रायद्वीपीय भारत की सभी प्रमुख नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, परंतु नर्मदा तथा तापी नदियाँ अरब सागर में गिरती हैं। ये बात सही है, हमने बताया था। नमस्ते लंदन एक ट्रिक बताई थी जिसमें नर्मदा, माही, तापी, साबरमती, लूनी, ये सारी नदियाँ अरब सागर में गिर रही थी। जैसे ये भारत है तो ये यहाँ गिर रही थी अरब सागर में, जबकि प्रायद्वीपीय भारत की मोस्टली जो प्रमुख नदियाँ हैं वो सारी बे ऑफ बंगाल में गिरती हैं, यानी कि बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। तो वो बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, तो इनका कारण क्या था, नर्मदा और तापी विभ्रंश घाटी से होकर बहती हैं। यही कारण हमने आपको बताया था पहले भी। तो ए और बी, यानी कि ए और आर दोनों कथन सही हैं, और इसका सही स्पष्टीकरण भी है कि नर्मदा और तापी आखिर इधर क्यों बहती हैं, इधर क्यों नहीं बहती। तो उसका कारण ये विभ्रंश घाटी से होकर बहती हैं, क्योंकि हमने यहाँ डिस्कस भी किया था कि जैसे अगर कोई ये चट्टान है तो एक्सटर्नल फोर्स लगता है इधर और उधर, तो ये बीच की जो ये दरार पड़ जाती है और ये जो बीच का पार्ट है ये धंस जाता है। तो ये इस तरह यहाँ धंसा हुआ दिखाया गया है। यहाँ जो उठा हुआ भाग है वो ब्लॉक माउंटेन्स का निर्माण कर देता है दोनों ओर, और बीच में रिफ्ट वैली बन जाती है, यानी कि रिफ्ट घाटी, जिसको भ्रंश घाटी या विभ्रंश घाटी कहते थे। तो यहीं से नदियाँ निकल आती हैं। तो नर्मदा तापी इसी का उदाहरण है। तो यहाँ रीज़न बिल्कुल सही है कि नर्मदा और तापी नदियाँ विभ्रंश घाटी से होकर बहती हैं, तो इसीलिए ये अरब सागर में गिरती हैं। नेक्स्ट, नर्मदा नदी पश्चिम की ओर बहती है और ये अरब सागर की ओर बहती है, यानी कि, जबकि अधिकांश अन्य प्रायद्वीपीय बड़ी नदियाँ पूर्व की ओर बहती हैं, क्योंकि कारण वही है, रिफ्ट वैली, यानी कि विभ्रंश घाटी से होकर बह रही है। नेक्स्ट है, नर्मदा घाटी जिन पर्वत श्रृंखलाओं के बीच में स्थित है वह है विंध्य और सतपुड़ा। ये भी हमने देखा था। तो जैसे ये भारत था, भारत में हमने यहाँ देखा था, यहाँ अरावली था, फिर अरावली के नीचे विंध्य था, विंध्य के नीचे नर्मदा नदी यहाँ बह रही थी, फिर इसके नीचे सतपुड़ा था, सतपुड़ा के नीचे फिर तापी नदी यहाँ बह रही थी। तो ये जो इसकी बात हो रही है नर्मदा नदी, ये किस किस पहाड़ियों के बीच है, तो ये विंध्य के बीच है, विंध्य, और नीचे ये जो पहाड़ी है ये सतपुड़ा है, ये सतपुड़ा है, और बीच में ये जो नदी बह रही है ये नर्मदा नदी है। तो यही क्वेश्चन पूछा गया है कि जो नर्मदा नदी है वो विंध्य और सतपुड़ा के बीच में बहती है। नर्मदा अपने मुहाने पर डेल्टा का निर्माण करती है, तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि हमने आपको पहले ही बता दिया था जो नदियाँ पश्चिम की ओर बहती हैं वो डेल्टा का निर्माण नहीं, एस्चुरीज का निर्माण करती हैं, एस्चुरीज। अब एस्चुरीज क्या होता है वो हम आगे पढ़ेंगे, अभी के लिए बस इतना जान लो, एस्चुरीज का निर्माण करती हैं ये नदियाँ, और जो नदियाँ पूर्व की ओर बहती हैं वो करती हैं डेल्टा का निर्माण। तो नर्मदा, नमस्ते लंदन वाली ट्रिक आपको याद होगी। तो जो भी नदी इधर की ओर बहती है, नर्मदा हो या तापी हो या माही हो या लूनी, साबरमती, ये सभी, तो ये डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं। नर्मदा किसका निर्माण करेगी, तो वो एस्चुरीज का निर्माण करेगी। तो ये कारण भी दिया गया कि पहला कथन ये, नर्मदा अपने मुहाने पर डेल्टा का निर्माण करती है, तो बिल्कुल गलत है। विभ्रंश घाटी से होकर बहती है नर्मदा, तो बिल्कुल सही है। नर्मदा विभ्रंश घाटी से होकर बहती है, बिल्कुल सही है। भारत की पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ जो डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं, तो पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ वही बताया था आपको, नर्मदा, तापी, माही, लूनी, पेरियार, ये सब, तो ये डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं। नेक्स्ट, अच्छा, पेरियार नीचे केरल में पाई जाती है।
तो ये देख लेना। कृष्णा, गोदावरी, तापी, कावेरी नदियों में से वह नदी जो भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होती है वो तापी है। तापी, नर्मदा ये दोनों भ्रंश घाटी से होकर बहती हैं, यानी कि ब्लॉक माउंटेन्स, रिफ्ट वैली से होकर बहती हैं। अब नीचे राजनंदगांव, रायपुर, बस्तर, कोरबा जनपदों में से नर्मदा बेसिन का भाग है। तो नर्मदा बेसिन का भाग इसमें से राजनंदगांव है। राजनंदगांव ये छत्तीसगढ़ में पाए जाते हैं ये चारों जिले। तो इसमें राजनंदगांव जो है वो नर्मदा बेसिन का भाग है। अमरकंटक से उद्गम होता है। अमरकंटक देख लेना। अमरकंटक जो होता है उससे 3 नदियों का उद्गम होता है। तो अमरकंटक जैसे आप ये समझ सकते हैं, अमरकंटक ये है। तो अमरकंटक से 3 नदियाँ होती हैं और तीनों अलग अलग दिशाओं में बहती हैं। तो अमरकंटक से उद्गम जो होता है, पहले ही नर्मदा नदी, नर्मदा इस दिशा में जाती है पश्चिम की ओर। फिर इधर है नर्मदा के बाद इधर जो नदी निकलती है जोहिली, जोहिली या फिर हम इसको जोहिली जो है वो महानदी की कह सकते हैं। महानदी निकलती है यहाँ से, महानदी। फिर ऊपर जो जाती है वो सोन नदी। तो ये पूछ लेते हैं अक्सर, ये तीनों नदियाँ का उद्गम अमरकंटक से होता है और तीनों जो है वो अलग अलग दिशा में बहती हैं। तो अमरकंटक कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। तो नर्मदा नदी का उद्गम होता है यहाँ से, सोन का, जोहिली का, या इनका भी उद्गम होता है यहाँ से। नर्मदा नदी, नर्मदा घाटी उदाहरण है भ्रंश घाटी का, क्योंकि नर्मदा कहाँ से बहती है ये बताया था, भ्रंश घाटी से। रिफ्ट घाटी या भ्रंश द्रोणी से होकर बहने वाली नदी कौन सी है? नर्मदा और तापी दोनों। पश्चिम वाहिनी नदियों में 2 पर्वत श्रेणियों के बीच बहने वाली नदी नर्मदा है। और ये किन पर्वत श्रेणियों के बीच बहती है? अरावली के नीचे है विंध्य, और विंध्य और सतपुड़ा के बीच बहती है नर्मदा। तो नर्मदा किसके बीच बहती है? विंध्य और सतपुड़ा के बीच। तवा किसकी सहायक नदी है? नर्मदा की सहायक नदी है एक तवा, याद रखना है। अब कुछ नदियाँ दी गई हैं, गोदावरी, ताप्ती, कृष्णा, महानदी में से अरब सागर में गिरने वाली नदी कौन सी है? तो नर्मदा, तापी ये दोनों अरब सागर में गिरती हैं, यानी कि पश्चिम की ओर, इधर की ओर प्रवाहित होती हैं, वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर्स। वह नदी जो 3 बार 2 धाराओं में विभाजित हो जाती है और कुछ मील आगे जाकर पुनः मिल जाती है। इस प्रकार श्रीरंगपट्टनम जो कि कर्नाटक में है, शिवसमुद्रम ये भी कर्नाटक में है, और श्रीरंगम यानी कि तमिलनाडु में है, ये इन द्वीपों का निर्माण करती है। तो वो नदी कौन सी है? तो महानदी, फिर उसके नीचे गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। तो सबसे नीचे जो कावेरी नदी है तो उसके बारे में बताया गया है। ये पहले चलती है, फिर 2 धाराओं में व्यक्त हो जाती है, फिर आगे जाके मिल जाती है, फिर आगे जाके दोबारा 2 धाराओं में व्यक्त हो जाती है, फिर आगे जाके मिल जाती है, फिर आगे जाके दोबारा 2 धाराओं में मिल जाती है, फिर मिल जाती है। तो ये इस तरह से यहाँ श्रीरंगपट्टनम जो कि कर्नाटक में है, शिवसमुद्रम ये भी कर्नाटक में है, और फिर है श्रीरंगम ये तमिलनाडु में है। इन 3 द्वीपों का निर्माण करती है। तो वो कौन सी नदी है? कावेरी नदी। कावेरी नदी का उद्गम होता है ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से, ये हमने देखा था। तो यहाँ हमने नदियों को उद्गम देखे थे सारे कल। तो उसमें से बताया था ये जो ब्रह्मगिरी है, कोडागू जगह, कोडागू कर्नाटक में एक जगह है ब्रह्मगिरी, तो यहाँ से निकलती है ये कावेरी नदी। तो कावेरी नदी का उद्गम जो है वो ब्रह्मगिरी है। जबकि जो कृष्णा नदी है वो निकलती है महाबलेश्वर से, क्योंकि कृष्ण महान है तो महाबलेश्वर से निकलेगी भैया नदी। नासिक से गोदावरी निकलती है, क्योंकि गोदावरी नासिक महाराष्ट्र में त्र्यंबक में स्थित है। महानदी कहाँ से निकलती है? तो ये दंडकारण्य छत्तीसगढ़, और ये अमरकंटक के पास है। तो अमरकंटक से बताया था आपको, महानदी इधर की साइड बहती है, फिर इधर की साइड नर्मदा, ऊपर सोन। तो अमरकंटक से 3 नदियाँ, तीनों अलग अलग दिशाओं में बहती हैं। फिर स्वर्ण रेखा, फिर ब्राह्मणी और दामोदर, ये तीनों निकलती हैं कहाँ से? स्वर्ण रेखा, दामोदर और ब्राह्मणी तीनों छोटा नागपुर पठार से निकलती हैं। बीच में वैतरणी जो है वो अलग है। तो वैतरणी क्योंझर डिस्ट्रिक्ट ओडिशा से निकलती है। तो 3 ये लगातार आपको क्रम याद रखने हैं, दामोदर, स्वर्ण रेखा और ब्राह्मणी। दामोदर, स्वर्ण रेखा, वैतरणी, ब्राह्मणी। तो वैतरणी तो अलग है, वैतरणी क्योंझर डिस्ट्रिक्ट ओडिशा से निकलती है। बाकी ये जो 3 है कि दामोदर, स्वर्ण रेखा और ब्राह्मणी, ये तीनों निकलती हैं छोटा नागपुर पठार से। नेक्स्ट है कावेरी नदी जिन राज्यों से होकर बहती है, तो वो तीनों नीचे के राज्य हैं, केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु। इन तीनों से कावेरी नदी बहती है। कावेरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा भी कहा जाता है। दक्षिण भारत की गंगा कावेरी नदी कहलाती है। सबसे नीचे है कावेरी। कृष्णा नदी जल विवाद जो है वो आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र 3 राज्यों के बीच है। कृष्णा नदी 3 राज्यों के बीच होकर बहती है, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक। तो इन तीनों का जो है वो विवाद रहता है कृष्णा को लेकर। तो कृष्णा और कावेरी के बारे में देख लेना। कृष्णा नदी जो है वो बहती है यहाँ से, ये महाराष्ट्र, फिर ये कर्नाटक, फिर ये आंध्र प्रदेश। तो यहाँ से होकर बहती है। तो इन तीनों के बीच विवाद भी रहता है कृष्णा नदी को लेकर।
महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के बीच। जबकि जो कृष्णा के नीचे जो कावेरी नदी है उसका विवाद रहता है केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु। तो कर्नाटक के मध्य बहती है, केरल और तमिलनाडु इन तीनों से होकर बहती है, तो इन तीनों का विवाद रहता है कावेरी को लेकर। नेक्स्ट है वह नदी जिनको जोड़ने का कार्य किया जा रहा है, तो गोदावरी और कृष्णा को जोड़ने का कार्य किया जा रहा है। जैसे कि यहाँ देख सकते हैं ये गोदावरी है। वैसे इंपॉर्टेंट 4 नदियाँ आपको ध्यान रखनी है, महानदी, गोदावरी, फिर कृष्णा और कावेरी। तो जो 2 नदियाँ यहाँ दिखाई गई हैं, गोदावरी और कृष्णा, इन दोनों को जोड़ने का कार्य किया जा रहा है। नेक्स्ट गोदावरी, कावेरी, ताप्ती, महानदी में से जो एस्चुरी बनाती है तो वो ताप्ती है। हमने ये बताया था आपको, जो वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं जो अरब सागर में गिरती हैं, इधर की ओर जाती हैं, वो डेल्टा ना बनाकर वो एस्चुरी बनाती हैं। तो एस्चुरी कौन सी नदियाँ बनाती हैं, तो इधर कौन सी जाती है, तापी, नर्मदा, ये सब। तो तापी जो है वो वेस्ट फ्लोइंग रिवर है, अरब सागर की ओर गिरने वाली नदी है, तो ये एस्चुरी बनाती है, डेल्टा नहीं बनाती है। और बाकी ये जितनी भी ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स है जो बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, इधर BOB, बे ऑफ बंगाल में गिरेंगी जो नदियाँ, वो हमेशा डेल्टा का निर्माण बनाएंगी करेंगी। फिर ये नदियाँ दी गई हैं, इनका लंबाई में अवरोही क्रम निकालना है। तो सबसे लंबी नीचे जो है वो गोदावरी है, गोदावरी के बाद नर्मदा की लंबाई आती है, उसके बाद महानदी, महानदी से छोटी है ताप्ती। तो कुछ क्रम याद रख लेना। वैसे भी गोदावरी के बारे में तो पता ही होगा, ये सबसे लंबी दक्षिण भारत की नदी का कहलाती है। और तो गोदावरी सबसे लंबी है, दूसरे पे नर्मदा, नर्मदा से छोटी माही, फिर उसके बाद नर्मदा के बाद महानदी, लास्ट में ताप्ती। प्रायद्वीपीय भारत में पूर्व दिशा में बहने वाली नदियों का उत्तर से दक्षिण क्रम है। तो उत्तर से दक्षिण क्रम आपको बता ही दिया था, स्वर्णरेखा, फिर वैतरणी, ब्राह्मणी, महानदी, फिर तो ये सब याद रखना है आपको। दामोदर तो सहुली की थी, फिर स्वर्णरेखा, वैतरणी, ब्राह्मणी, फिर महानदी, गोदावरी, कृष्णा, पेन्नार, कावेरी, वैगई, ताम्रपर्णा। तो इसका क्रम भी पूछ लेते हैं। तो यहाँ से क्रम ही पूछा है, तो स्वर्णरेखा, फिर वैतरणी, ब्राह्मणी, फिर महानदी, गोदावरी, कृष्णा, पेन्नार, कावेरी, फिर उसके बाद वैगई, फिर उसके बाद ताम्रपर्णा। नेक्स्ट जो दक्षिण भारत की नदियों का प्रमुख अफवाह तंत्र है वो कैसा है, वृक्षनुमा है। मतलब कोई इधर, कोई इधर, कोई इधर, कोई इधर, ये मतलब वृक्ष टाइप की मिली हुई है ये। तो नदियों का अफवाह तंत्र कैसा है, वृक्षनुमा। सोन, नर्मदा, महानदी निकलती हैं अमरकंटक से, बताया था अमरकंटक से 3 नदियाँ निकलती हैं, इधर महानदी आती है, इधर नर्मदा, इधर सोन। सोन किसकी सहायक नदी है, तो वो गंगा की सहायक नदी है, देख लेना, बताया था आपको। वह नदी जो एस्चुरी नहीं बनाती हैं, तो जो सीधी सी बात है, एस्चुरी कौन बनाएगी, जो वेस्ट फ्लोइंग है, जो अरब सागर की ओर गिरेगी, जो अरब सागर की ओर गिरेगी, जो पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ हैं वो एस्चुरी बनाती हैं। तो एस्चुरी कौन सी नहीं बनाएगी, तो महानदी एस्चुरी नहीं बनाएगी, क्योंकि महानदी आपको पता है वो ईस्ट फ्लोइंग है। ईस्ट फ्लोइंग यानी कि पूर्व की ओर बहने वाली नदियाँ बे ऑफ बंगाल में गिरेगी, तो ये डेल्टा बनाएगी, एस्चुरी नहीं बनाएगी। तो डेल्टा ओडिशा में अपना डेल्टा कौन सा बनाती है, महानदी। महानदी ओडिशा में अपना डेल्टा बनाती है, क्योंकि महानदी ओडिशा से होकर ही बहती है। वह नदियाँ जिसके घाटों में जल का अभाव है, तो साबरमती और ताप्ती घाटियों के जो जल है उसमें अभाव पाया जाता है, जल का नदियों में। नेक्स्ट वह स्थान जहाँ से भारत की 2 महत्वपूर्ण नदियों का उद्गम होता है, जिसमें एक उत्तर की तरफ प्रवाहित होती है, बंगाल की खाड़ी की तरफ प्रवाहित होने वाली दूसरी महत्वपूर्ण नदी में मिलती है, और दूसरी अरब सागर की तरफ प्रवाहित होती है। तो वही अमरकंटक, अमरकंटक से 3 नदियाँ, वैसे इसमें 2 के बारे में बताया गया है, एक सोन, इधर से जाती है ये क्या कहते हैं नर्मदा, और इधर से आती है ये महानदी। तो महानदी में डायरेक्ट इधर से न निकल के वो कोई जोहिली नदी है वो निकलती है यहाँ से, वो बाद में महानदी से मिल जाती है, तो इसलिए ऐसा कहा गया है। तो अमरकंटक समझ जाना ये किस स्थान के बारे में बात हो रही है। केरल में पूर्व की ओर प्रवाहित होने वाली नदियाँ हैं, तो केरल में जो पूर्व की ओर प्रवाहित होती हैं वो है भावनी, कावनी और पाम्बार। तो ये किसकी सहायक नदियाँ हैं, ये आपको याद होनी चाहिए। जो लास्ट में बताया था कावेरी नदी, इसकी सहायक नदियाँ देख लेते हैं। तो कावेरी की सहायक नदियों में लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज जो इसकी थी वो हेमावती, अक्रावती, शिमसा, भीमसा, अनुहोल, और राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज जो थी वो थी हारंगी, काबनी, लक्ष्मणती, भावनी, अमरावती। तो इसी में से पूछा गया आपको कावनी और भावनी किसकी सहायक नदियाँ हैं, तो वो याद रखना कावेरी की सहायक नदियाँ हैं। तो अभी बताया था आपको हारंगी, काबनी, लक्ष्मणतीर्थ, भावनी, अमरावती, ये सब पूर्व की ओर प्रवाहित होने वाली कौन सी नदियाँ हैं, ये कावेरी की सहायक नदियाँ हैं जो पूर्व में प्रवाहित होती हैं। मध्य प्रदेश में पूर्व से पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदियाँ, तो नर्मदा, तापी, माही, ये पता ही था, नमस्ते लंदन वाली ट्रिक याद रखना। तो ये तीनों पश्चिम की ओर इधर प्रवाहित होती हैं, ये पूर्व होता है, ये पश्चिम होता है, तो पश्चिम की ओर प्रवाहित होती हैं ये सब।
नर्मदा, माही, गोदावरी, कृष्णा नदियों में से सर्वाधिक बड़ा जलग्रहण क्षेत्र इसका है गोदावरी। गोदावरी सबसे लंबी नदी है तो इसका जलग्रहण क्षेत्र भी सबसे बड़ा होगा। फिर है प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी है। फिर ये कुछ नदियाँ दी गई हैं, में से गोदावरी की सहायक नदियाँ हैं। तो गोदावरी की सहायक नदियाँ आपको पता होगा, कल हमने डिस्कस किया था, आज फिर कर रहे हैं। ये गोदावरी है तो गोदावरी की सहायक नदियों में गोदावरी मतलब गोरी है तो दूध की तरह गोरी है, तो दूधना से स्टार्ट करो, दूधना, पूर्णा। जो पंचगंगा, पैनगंगा और वैनगंगा है वो प्राणहिता प्रवाहिता में मिलती है, प्रवाहिता। फिर इंद्रावती, सबरी, फिर मंजरी, मनेर, ये सब इसकी सहायक नदियाँ हैं। इसमें पैनगंगा और वैनगंगा प्रवाहिता का निर्माण करती हैं और बीच में 3 नदियाँ और मिलती हैं, वर्धा, कानन, पैंच। तो वर्धा, कानन, पैंच भी मिलती हैं। तो ये गोदावरी है, गोदावरी की दूधना, पूर्णा, फिर प्रवाहिता इंद्रावती, सबरी, फिर मंजीरा, मनेर। और ये जो प्रवाहिता है वो पैनगंगा वैनगंगा से मिलती है। तो और बीच में 3 नदियाँ और हैं, वर्धा, कानन, पैंच। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो इसमें यही जो इम्पोर्टेंट है वो प्रवाहिता पूछा जाएगा और इंद्रावती पूछा जाएगा, और नीचे इंद्रावती, सबरी, और नीचे मंजीरा, मनेर। तो ये कुछ नदियाँ याद रखनी है। दूधना याद रखना, प्रवाहिता या प्राणहिता भी बोल देते हैं, प्राणहिता, फिर इंद्रावती, सबरी, फिर मंजीरा, मनेर। तो इंद्रावती, सबरी, मंजीरा, मनेर। तो यहाँ से यही पूछा गया था कि जो गोदावरी की सहायक नदियाँ कौन सी थी, तो दुधना, पूर्णा, फिर उसके बाद प्राणहिता, फिर इंद्रावती, सबरी। तो ऐसे याद रखना, ये मैप बार बार बनाओगे अपने आप याद हो जाएगा। गोदावरी, गोदावरी से निकलती थी दुधना, पूर्णा, प्राणहिता, फिर इंद्रावती, सबरी, मंजीरा, मनेर। तो ये सारी याद हो जाएंगे अपने। तो इंद्रावती सब और प्राणहिता किसकी थी, गोदावरी की सहायक नदियाँ। अब आते हैं अन्य नदियों की ओर। अन्य नदियों में आती है, क्वेश्चन हमारा पहला है, हिमालय की सभी श्रेणियों को काटने वाली नदी कौन सी है, तो सतलज। सतलज किस रिवर सिस्टम में आ रहा था, तो हमने पढ़ा था इंदस जो रिवर सिस्टम था उसमें सतलज आ रही थी। तो इंदस रिवर सिस्टम में जैसे हमने पढ़ा था, हिमालय रिवर सिस्टम में 3 रिवर सिस्टम थे, इंदस, गंगा और ब्रह्मपुत्र। तो इंदस रिवर सिस्टम में जो 3 इसकी मेन रिवर तो सिंधु थी, और इसकी सहायक नदियाँ यानी कि ट्रिब्यूटरीज मतलब होती हैं सहायक नदियाँ। तो JCRBS ट्रिक बताई थी आपको, जैसे झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास और सतलज। तो इसमें से सबसे लास्ट वाली जो सहायक नदियाँ हैं इसकी सतलज, वो हिमालय की सभी श्रेणियों को काटती है। तो यहाँ से ये मैप भी दिखाया गया है। यहाँ तिब्बत में मानसरोवर झील है, यहाँ से निकलती है ये सिंधु, फिर सिंधु के बाद झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास और ये सतलज। तो ये सतलज जो चोटी, ये सतलज नदी है, ये हिमालय की लगभग सभी श्रेणियों को काटती है। तो यही क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट है दूधगंगा नदी अवस्थित है जम्मू कश्मीर में, उत्तराखंड में, महाराष्ट्र में, तीनों जगह नदी है दूधगंगा। ये तीनों जगह स्थित है, जम्मू कश्मीर में भी, उत्तराखंड में भी और महाराष्ट्र में भी। मतलब नदियों का दूधगंगा नाम दे दिया गया है। वो जम्मू कश्मीर में भी है एक नदी, उसका नाम दूधगंगा दे दिया गया है, उत्तराखंड में, महाराष्ट्र में। तो ये अच्छा, दूधगंगा किसकी सहायक नदी है ये भी आपको याद होना चाहिए। तो कृष्णा जो नदी थी उसकी सहायक नदियों में हमने बताया था, कृष्णा की भीमा, फिर DMPM मतलब डिंडी, मूसी और पलेरू, मनेरू। उसके बाद कोयना, कृष्णा जो है वो कोयल की तरह गाते थे, तो कोयना, वारणा, पंचगंगा, दूधगंगा, घाट प्रवाह, माल प्रवाह। तो दूधगंगा किसकी सहायक नदी थी, कृष्णा की, और इधर से तुंगभद्रा भी थी। तुंगभद्रा सबसे इम्पोर्टेंट है। तो दूधगंगा किसकी सहायक नदियाँ थी, हमने देखा था दक्षिण भारत में, जो महाराष्ट्र में अगर पूछा जाए तो कृष्णा की सहायक नदी थी। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ जो हैं वो गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, महानदी, कृष्णा, कावेरी, पेन्नार, स्वर्णरेखा, ब्राह्मणी, ये सभी ये ईस्ट फ्लोइंग रिवर है, यानी कि बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। कृष्णा नदी की सहायक नदी है, तो कृष्णा की सहायक नदी अभी हमने डिस्कस किया था, कोयना, वर्णा, फिर पंचगंगा, दूधगंगा, घाट प्रवाह, माल प्रवाह और तुंगभद्रा, ये सब कृष्णा की सहायक नदियाँ थीं, जिसमें तुंगभद्रा सबसे इम्पोर्टेंट है। हगरी सहायक नदी है। अब तुंगभद्रा वैसे तो कृष्णा की भी सहायक नदी है, लेकिन तुंगभद्रा की भी एक सहायक नदी है हगरी। तो ये याद रखना है, हगरी जो है वो किसकी सहायक नदी है, तुंगभद्रा। तो वैसे तो देख सकते हैं तुंगभद्रा किसकी सहायक नदी थी, तो कृष्णा की सहायक नदी थी। जैसे यहाँ ऊपर थी सबसे पहले महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। तो कृष्णा नदी की जो सहायक नदियाँ थी वो यहाँ से बताया गया है, भीमा, डिंडी, मूसी, पल्लेरू, मनेरू, फिर कोयना, वर्णा, पंचगंगा, दूधगंगा, घाटप्रवाह, मालप्रवाह, तुंगभद्रा। तो तुंगभद्रा इसमें सबसे इंपॉर्टेंट यानी कि सबसे महत्वपूर्ण लार्जेस्ट नदी है। और तुंगभद्रा की भी एक सहायक नदी थी, तो वो कौन सी थी, हगरी। अब ऐसे याद कर सकते हैं, तुंगभद्रा मतलब तंग है, ये तुंग मतलब तंग, तंग हो गया है। तंग क्यों गया, क्योंकि इसको भूख लगी है, हंगरी है ये, तो हंगरी मतलब हगरी नदी।
तो यहाँ से देख चुके हम हगरी मतलब हंगरी है, ये हंगरी मतलब भूख लग रही है, तो तंग हो गया है ये तुंगभद्रा। सोन नदी का वास्तविक स्रोत, तो सोन नदी के बारे में बताया गया। अमरकंटक से 3 नदियाँ निकलती थी, उसमें से ही अमरकंटक ही है, ये सोन है, ये इधर जा रही थी महानदी, इधर नर्मदा। तो सोन अमरकंटक में ही एक जगह है, शहडोल ज़िले में है, अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है ये सोन नदी। तो शहडोल ज़िले में सात से सोन नदी, सात से शहडोल ज़िले का अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है। उत्तर दक्षिण दिशा के आधार पर नदियों का सही अनुक्रम है। तो उत्तर में सबसे ऊपर जो आपने इंडस वैली यानी कि इंडस रिवर सिस्टम पढ़ा था, उसमें JCRBS आपने पढ़ा था, JCRBS। तो सबसे ऊपर जो झेलम थी वो सबसे उत्तर में थी। तो झेलम की एक सहायक नदी है किशनगंगा, तो झेलम उत्तर में है सबसे, तो किशनगंगा भी उत्तर में होगी। तो याद कर लेना, झेलम की एक सहायक नदी कौन सी है, किशनगंगा। तो किशनगंगा, फिर इससे नीचे गंगा है, फिर बैनगंगा और पैनगंगा किसकी सहायक नदियाँ थी। फिर गोदावरी की सहायक नदियों में बैनगंगा ऊपर आती है और पैनगंगा इससे नीचे आती है। तो बैनगंगा ऊपर है ऊपर है उत्तर में, और पैनगंगा नीचे है। ये गोदावरी की सहायक नदियों में हमने पढ़ा भी था। तो यहाँ से देख सकते हैं झेलम जो की सहायक नदियाँ थी किशनगंगा, उससे नीचे गंगा थी। बैनगंगा पैनगंगा गोदावरी की सहायक नदियाँ, बैनगंगा ऊपर थी, पैनगंगा नीचे थी, और दोनों मिलकर प्राणहिता का निर्माण कर रही थी। हिमाचल प्रदेश से होकर बहने वाली नदियों में आती हैं ब्यास, चिनाब, रावी, सतलज, यमुना, ये सब हिमाचल प्रदेश से होकर बहने वाली नदियाँ हैं। तो झेलम को छोड़ देना यहाँ, JCRBS जो ट्रिक थी, तो उसमें झेलम को छोड़ देना, बाकी ये नीचे की जो चारों नदियाँ थी वो हिमाचल प्रदेश से होकर बह रही थी, और यमुना भी थी। उसमें फिर 4 नदियाँ दी गई हैं, तो इसमें नाम बताना है। तो देखो, ये तो गंगा हो गई, गंगा फिर गंगा से यहाँ मिलती है रामगंगा, फिर गोमती, घाघरा, गंडक। तो ये याद, अगर सिस्टम याद है तो आपको ये कर लोगे। तो ये जो दूसरी नंबर पे ये दूसरा निशान दिखाया गया है, ये तो गंगा का है, तो दूसरे नंबर पे गंगा आ गई। गंगे के बाद रामगंगा यहाँ कहीं मिलती है, रामगंगा से गोमती, तीसरी वाली जो है वो गोमती, फिर चौथी वाली घाघरा, घाघरा है चौथे नंबर पे, फिर ये आती है गंडक, तो पहले पे गंडक, फिर कोसी, महानंदा, ये सब रिवर सिस्टम याद होना चाहिए। फिर दामोदर नदी से निकाली गई नहर कौन सी है, तो एडन नहर दामोदर नदी से निकाली गई है। दामोदर नदी कहाँ है ये बता देती है, हुगली की सहायक नदी है दामोदर। और दामोदर से भी एक नहर निकाली गई थी, उसको एडन नहर के नाम से जाना जाता है। दामोदर किसकी सहायक नदी है, हुगली की। दामोदर निकलती है छोटा नागपुर पठार से, ये देखा था, छोटा नागपुर पठार से 3 नदियाँ हमारी निकलनी थी, उसमें था दामोदर, फिर स्वर्णरेखा, फिर वैतरणी को छोड़ देना, ब्राह्मणी। तो दामोदर, स्वर्णरेखा और ब्राह्मणी नदी जो थी वो छोटा नागपुर पठार से निकल रही थी, बीच में वैतरणी थी, उसका अलग था, क्योंझर डिस्ट्रिक्ट उड़ीसा से निकल रही थी वो। तो यहाँ हमने देखा भी था, फिर से एक बार अगर देखना चाहो तो ये नदियाँ थीं जिसमें स्वर्णरेखा, दामोदर और यहाँ से ब्राह्मणी, ये तीनों नदियाँ जो थी वो छोटा नागपुर पठार से निकल रही थी। तो यहाँ से यही बताया गया है, दामोदर कहाँ से निकलती है, छोटा नागपुर पठार से। पूर्व की ओर बहने वाली भारत की नदी जिसमें निम्न वालन वार्पिंग के कारण विभ्रंश घाटी है, तो दामोदर। दामोदर एकमात्र ऐसी नदी है जो पूर्व की ओर बहती है और विभ्रंश घाटी, रिफ्ट वैली से होकर बहती है निम्न वलन के कारण। तो ये याद रख लेना, इंपॉर्टेंट है दामोदर नदी। भारत की सर्वाधिक प्रदूषित नदी कौन सी है, तो दामोदर नदी भारत की सर्वाधिक प्रदूषित नदी है। भारत में भूबंधित नदी है लूनी। लूनी मतलब भूबंधित नदी, ऐसा कह सकते हैं कि भूमि में ये समा जाती है एक तरह से। तो भूमि बंधित नदी है, भूमि अंदर ही अंदर बहती है, दलदली होती है, इसलिए दलदली भूमि के कारण ये भूमि बंधित नदी है। लूनी नदी के कथन में ये सही है कि कच्छ की रण दलदली भूमि में लुप्त हो जाती है, ये चलती है ऐसे, फिर एकदम से लुप्त हो जाती है दलदली भूमि में, तो इसलिए इसको भूमि बंधित नदी कह देते हैं लूनी नदी को। पानी की कमी रहती है काफ़ी। माही, घग्गर, ये कृष्णा नदी में से अंत्य स्थलीय अपवहन नदी का उदाहरण है। तो घग्गर नदी अंत्य स्थलीय अपवहन नदी का उदाहरण है, ये भी लूनी की तरह लुप्त हो जाती है, अंत्य स्थलीय घग्गर नदी जो है। सबसे अधिक नदी पथ परिवर्तन करती है वो है कोसी। कोसी जो गंगा की सहायक नदी थी, हमने देखा था, तो कोसी जो है वो सबसे ज़्यादा नदी पथ परिवर्तन करती है अपना, बिहार का शोक भी कह देते हैं इसको। खारी नदी जिस अपवाह तंत्र का अंग है वह है बंगाल की खाड़ी। खारी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। वह नदी जिसका स्रोत हिमनदों से में नहीं है, तो कोसी का जो स्रोत है वो हिमनद नहीं है। कोसी किसकी सहायक नदी थी, तो हमने देखा था गंगा की सहायक नदियों में ये गंगा है, रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, फिर कोसी। तो कोसी जो थी उसका स्रोत हिमनद नहीं था। वह नदी जिसका स्रोत हिमनद नहीं है तो कोसी। त्रिवेणी नहर कहाँ से निकल रही थी, तो गंडक नदी से। गंडक कौन सी थी,
वो बाद में देखते हैं। पहले यहाँ देखते हैं बिहार की नदी जो 2008 में अपना मार्ग परिवर्तित किया एवं आपदा की स्थिति उत्पन्न की, तो वो कोसी नदी थी। तो ये था गंगा रिवर सिस्टम। गंगा में ये थी रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, महानंदा। तो यहाँ इसके बारे में हम बात करिए। जो गंडक थी, तो गंडक से एक नहर निकाली गई है, त्रिवेणी नहर। तो ये याद रखना है, जो गंडक है यहीं से निकाली गई है त्रिवेणी नहर। गोमती के बारे में एक कथन और आता है कि गोमती का जो उद्गम है वो मैदान से होता है, ग्लेशियर्स से नहीं होता है, तो मैदान से उद्गम होता है इसका। गंडक जो है वो उसके बारे में बताया गया है, गंडक में त्रिवेणी नहर निकाली गई है। तो यहाँ से हमने देखा त्रिवेणी नहर में पानी कहाँ से आता है, गंडक नदी से। फिर भारत की नदियों में स्पीति, सतलज, श्योंक, जास्कर में से उत्तर से दक्षिण की ओर जो क्रम लगाना है, तो श्योंक नदी जो है सिंधु की सहायक नदी है, सबसे ऊपर है सिंधु, तो श्योंक भी सबसे ऊपर होगी। उसके नीचे जास्कर है, जास्कर पीर पंजाल श्रेणी आपको याद होगा। स्पीति सतलज की सहायक नदी है, तो सतलज स्पीति है, उसके नीचे है सतलज, तो स्पीति सतलज की सहायक नदी है। श्योंक किसकी सहायक नदी है, सिंधु की, तो सिंधु कुछ इस तरह आ रही होगी और श्योंक की ये नदी होगी इस तरह। फिर सतलज होगी, सतलज की स्पीति होगी, तो स्पीति ऊपर है, सतलज नीचे है। स्पीति ऐसे याद करना है, स्पीति इससे शुरू हो रहा है और साथ ही सतलज। श्योंक जो है वो सिंधु। चलो आगे देखते हैं। संथाल परगना में लगने वाला दुमका का हिजला मेला आयोजित किया जाता है। तो दुमका का हिजला मेला याद रखना, मयूराक्षी नदी है एक झारखंड में, यहाँ दुमका का हिजला मेला आयोजित किया जाता है मयूराक्षी नदी पर। दो राज्यों में पहली बार दो नदियों को जोड़ने की परियोजना के संबंध में समझौते के स्मृति पत्र पर हस्ताक्षर किए गए। तो राज्यों और नदियों के नाम हैं। तो दो राज्यों में सबसे पहले नदियों को जोड़ने के हेतु हस्ताक्षर हुए थे, वो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश हैं। और किन नदियों के जोड़ने की बात हुई थी, केन और बेतवा। केन और बेतवा किसकी सहायक नदियाँ थी, तो ये यमुना थी, यमुना की सहायक नदियाँ देखा था, चंबल, सिंध, बेतवा और केन। तो बेतवा और केन जो थी, ये केन है और ये बेतवा नदी है। बेतवा की सहायक नदी है दसान, ये नहीं देखना है हमें, केवल ये देखना है यमुना की सहायक नदियों में चंबल, सिंध, बेतवा और ये केन। फिर जो बेतवा और केन जो है, इन दोनों के जोड़ने की बात कही गई थी, तो ये उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बीच है, बेतवा और केन। तो यहाँ से हमारा क्वेश्चन था, केन और बेतवा उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश के बीच स्मृति पत्र पर हस्ताक्षर हुए थे इन नदियों को जोड़ने की परियोजना के लिए। उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश राज्यों में संयुक्त राजघाट नदी घाटी परियोजना लागू की गई है, वह स्थित है। तो राजघाट जो है वो बेतवा नदी पर है। तो बेटा जो होता है वो राजा टाइप का होता है, तो ऐसे याद कर लेना। राजघाट, राजघाट मतलब राज करता है एक तरह से, बेटा जो होता है, तो बेतवा। राजघाट जो है वो परियोजना बेतवा नदी पर है, ऐसे याद कर लेना। नेक्स्ट है, काली नदी भारत की दक्षिण भाग में पूर्व की ओर प्रवाहित होने वाली नदी है। और तो ये गलत है, क्योंकि काली नदी जो है वो हिमालय से निकलती है, काली नदी। फिर आर सही है, लेकिन दक्कन पठार में अपने पश्चिमी किनारे पर उच्चता पर और पूर्व में बंगाल की खाड़ी की दिशा में मंद प्रवणता है। तो दक्कन का जो पठार है, जैसे ये हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान का ये जो नीचे का डेल्टा, ये जो पार्ट है जो एक तरह से हमें ट्रायंगुलर शेप दिखाई देता है, तो ये डेक्कन भाग कहलाता है, यानी कि भारत का ये प्रायद्वीपीय भाग कहलाता है, दक्कन पठार कहलाता है। दक्कन पठार जो है ये भारत का यहाँ से इस पश्चिमी छोर से तो ये उठा हुआ है, और यहाँ पूर्वी छोर पर ये ढलान लिए हुए है, यानी कि ऐसा समझ सकते हैं कुछ इस तरह। जो भारत का ये दक्कन का पठार है, तो वो यहाँ से तो पश्चिम में तो उठा हुआ है और पूर्व में ये ढाल लिए हुए है। तो ये बात बिल्कुल सही है कि दक्कन का पठार अपने पश्चिमी किनारे पर उच्चता पर है और पूर्व में बंगाल की खाड़ी की दिशा में मंद प्रवणता लिए हुए है। तो यही कारण है कि जब यहाँ ऊंचा है और यहाँ नीचा है, तो यहाँ से यहाँ नदियाँ प्रवाहित होती हैं ऊपर से नीचे की ओर। तो मोस्टली आपने देखा होगा तभी नदियाँ पश्चिम से पूर्व की ओर बहती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में विश्व का सबसे ऊंचा पुल बनाया जा रहा है, तो चिनाब नदी पर। चिनाब नदी आपने देखा था JCRBS, उसमें झेलम, चिनाब। तो ये किसकी सहायक नदियाँ थी, ये सिंधु की सहायक नदियाँ थी, जिसमें दूसरे नंबर वाली जो चिनाब नदी है उस पर विश्व का सबसे ऊंचा पुल बनाया जा रहा है। महात्मा गांधी पुल कहाँ स्थित है, महात्मा गांधी सेतु जो है गंगा रिवर बिहार पटना में स्थित है। पटना बिहार में महात्मा गांधी सेतु गंगा नदी पर। नेक्स्ट है, वह नदी जिसका उद्गम स्थल भारत में नहीं है, तो सतलज। सतलज देखा था, सतलज है, ब्रह्मपुत्र है और जो सिंधु है, इन तीनों का उद्गम स्थल कहाँ था, तो तिब्बत में मानसरोवर के पास, तो भारत में नहीं था। कपिली
किसकी सहायक नदी है, तो कोपिली ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। तो धनसिरी, कोपिली ये सब ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियाँ थीं। अब देख लेते हैं आगे, गोदावरी की सहायक नदियाँ कौन सी है, मंजरी, मंजरी और मनेर गोदावरी की सहायक नदी थी, देख लेना, अभी लिखाया था तो देख भी लेते हैं एक बार। तो गोदावरी की सहायक नदियों में देख लेना, मंजीरा, मनेर ये सब बताया था। तो गोदावरी में यहाँ दुधना, पूर्णा, सेकंड, गोदावरी की सहायक नदियों में यहाँ से दुधना, पूर्णा, पैनगंगा, वैनगंगा प्राणहिता का निर्माण करती हैं। फिर इंद्रावती, सबरी, मंजीरा, मनेर, इंद्रावती सबरी के बीच यहाँ जो पैनगंगा, वैनगंगा प्राणहिता का निर्माण करती है। फिर वर्धा, कानन, पैंच भी आई थी। फिर नेक्स्ट, कृष्णा की सहायक नदियाँ कौन सी थी, तो कृष्णा की सहायक नदी भीमा थी। फिर डीएम, पीएम, जैसे ये कृष्णा है, फिर ये भीमा है, फिर डीएम, पीएम, डीएम में डिंडी, मूसी, पलेरू, मनेरू। फिर नीचे भी थी तुंगभद्रा, तो इसकी मुख्य थी। और कृष्णा की और भी बताई थी, कृष्णा की यहाँ से वो बताई थी कोयना, वर्णा, फिर पंचगंगा, दूधगंगा, घाट प्रवाह, माल प्रवाह, तो ये सब थी। तो इसमें से ये पूछा गया है भीमा, तो भीम किसके साथ रहते थे, कृष्ण के साथ। गोदावरी की मंजरी, मंजीरा, मनेर ये सब। ब्रह्मपुत्र की तिस्ता है, तिस्ता नदी का उद्गम आपको हिमालय पढ़ाया था, तब ध्यान होगा। सिक्किम में जो एक पर्वत था, पर्वत चोटी थी सिक्किम में, कौन सी थी, सिक्किम में थी कंचनजंगा। कंचनजंगा सिक्किम से निकल रही थी। तिस्ता नदी जो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। गोदावरी की इंद्रावती, सबरी ये सब याद होनी चाहिए। यहाँ से पूछा गया है अध्यारोपित नदी का उदाहरण है, तो चंबल नदी। अध्यारोपित नदी क्या होती है देख लेना। तो नदियों का कोर्स, जैसे ये सीधा है तो ये यहाँ से नदियाँ आराम से बह रही हैं, लेकिन अगर कुछ कारणवश या एक्सटर्नल फोर्स के कारण या कुछ कारणवश ये उच्च पहुँच बन गई, ये अब उच्च पहुँच बन गई, तो ये नदियाँ इनके रास्ते को काट देती हैं और अपना रास्ता बना लेती हैं। तो ऐसी नदियाँ जो बीच में जो भी अवरोध पड़ता है तो उसको काट के अपना रास्ता बना लेती हैं, तो वो कहलाती हैं अध्यारोपित नदी। तो यहाँ एक चंबल नदी जो है वो अध्यारोपित नदी का ही उदाहरण है। संकोश, तिस्ता ये सब किसकी हैं, ये असम और पश्चिम बंगाल के बीच बहती है। संकोश, तिस्ता ये किसकी सहायक नदी थी, ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी थी। तो ब्रह्मपुत्र में हमने ये देखा था, यहाँ जो संकोश, मानस, संकोश, तिस्ता लास्ट में जो नदियाँ थी सहायक, तो संकोश किस किस के, यहाँ पश्चिम बंगाल था और यहाँ कहीं असम था, तो पश्चिम बंगाल और असम के बीच बहती थी संकोश नदी। फिर नेक्स्ट है मध्य प्रदेश से निकलती है और खंबात की खाड़ी में गिरती है, तो वो महानदी। महानदी और नर्मदा दोनों खंबात की वो पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदियाँ हैं। और खंबात की खाड़ी में कौन गिरती है, तो माही जो नदी है वो खंबात की खाड़ी में यानी कि पश्चिम में ही गिरती है। खंबात की खाड़ी कहाँ है ये आप देख ही चुके थे। फिर किशनगंगा किसकी सहायक नदी है, बताया था झेलम की सहायक नदी है किशनगंगा। मुंबई की मीठी नदी जिस झील से निकलती है वह है विहार झील। तो मुंबई में एक मीठी नदी है वो विहार झील से निकलती है। तो यहाँ से आज के क्वेश्चन रिवर्स के हमारे कंप्लीट हुए। अब दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, रिवाइज करते रहना वीडियो को।